आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 92 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्से 93 मुलाहिज़ा फरमाएं। ये पैकेट मेरे घर की चार दीवारी में रखे जाते हैं, मगर मुझे कुछ इल्म नहीं कि इनमें क्या होता है। बस एक अंदाज़ा है कि इनमें वही सफूफे मर्ग होगा जिसकी वबा आज हर तरफ फैली हुई है। ओह हीरोइन, उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। मुझे भी यही डर था कि मैं बेखबरी में कोई भयानक खेल खेल रही हूँ। सुनो, मेरा शौहर भी ऐसा क्या गुजरा नहीं है। अपनी गुलू खुलासी के लिए मैं उसके इल्म में लाए बगैर थोड़ी बहुत रकम अपने तसर्रुफ में ला सकती हूँ। अपनी आज़ादी का बार मैं तुम्हारी जेब पर नहीं डालना चाहती। देख लिया जाएगा, मैंने सरसरी लहजा में कहा। अब मैं चलूँगी। मैं नहीं चाहती कि वापसी में तखीर पर उसकी तरफ से किसी बाज पुरुष का निशाना बनूं। मुझे इशारा पाते ही उसने अपनी कार में सवार होकर इंजन स्टार्ट किया और मैंने बटन दबाकर उसके लिए आईनी फाटक खोल दिया। इन दिनों पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का रुकन नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी शहरी महज पासपोर्ट पर बर्तानिया का सफर कर सकते थे। सुल्तान शाह ने अगले दिन पासपोर्टों के हसूल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और मैं तंजीम के बाकी माना 3 में से 2 बड़ों के फ़ोन नंबर तलाश कर लेने के बाद सोच रहा था कि उनसे छेड़छाड़ की इब्तिदा कैसे की जाए। उस मरहले पर जहांगीर की बीवी की कहानी ने मेरे जहन में तंजीम के खिलाफ आग से भर दी थी। उसमें नीचे से ऊपर तक सभी सांप और सपोलिये थे, जिनके लिए सिर्फ अपने ही मफादात हर चीज पर फोकियत रखते थे। अगर जहांगीर को सफ़े अव्वल का आदमी ना भी शुमार किया जाए तो तंजीम के उन जानिसार कारिंदों में से था जिन्होंने अपने खून पसीने से उस काले धंधे की आबियारी की थी। वो उस वक्त से तंजीम के लिए काम कर रहा था जब हीरोइन का नाम तिब्बी तहकीकी इदारों से बाहर कोई नहीं जानता था और तंजीम चर्स की तरसील और तकसीम के कारोबार पर काबिज थी। फिर मकामी बाजार में चर्स का बहरान पैदा करने के बाद शहर में नशे के आदियों को हीरोइन की जो मुफ्त थैलियां नमूने के तौर पर फराहम की गई थी, उनकी तकसीम में जहांगीर भी पेश था। उसने तंजीम से मुतल्लिका फ़राइज़ को इतनी संजीदगी के साथ अपनाया हुआ था कि उसके कई बार के जुबानी वादों के बावजूद तंजीम के खिलाफ मामलात में मैं उसे अपना जिगरी दोस्त और हमदर्द समझने पर आमादा नहीं था। मुझे हर लम्हे ये शुबा रहता था कि जहांगीर अपने फ़राइज़ की बजावरी में किसी भी लम्हे मेरी गर्दन कटवा देगा। यह दूसरी बात थी कि बाद में वो अपने इस अहमकाना फेल पर उम्र भर के लिए पछतावे का शिकार होकर रह जाता। इंतहा यह थी कि अपने वक्त बेवक्त की मसरूफियात के बायस वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी में भी तलखियों का जहर खोल चुका था, जिसका अजाला रफ्ता रफ्ता उसके बस से बाहर हो गया था। लेकिन अब तमाम तर खुलूस और वफादारियों के बावजूद तंजीम में उसकी वक़्त एक बेमिसाल मोहरे से ज्यादा नहीं थी। उसे काबू में रखने के लिए उससे बढ़कर उसकी बीवी को भी लगामें डाल दी गई थी और वो बेचारी अपनी 4 दीवारी से निकलकर मार्टिन जैसे मकरूज शख्स का दिल बहलाने और हीरोइन की नकलो हमल में मदद देने पर मजबूर कर दी गई थी। यह और बात थी कि सलमा खुद भी गैर मोहतात थी। शादी से बेशतर किसी के साथ नारवा खतों किताबत से कतई नजर। जहांगीर से रिश्ता इस्तवार होने के बाद भी वो मेरी तवज्जो का मरकज बनने की कोशिश करती रही थी, लेकिन मेरी निगाह में सलमा की कोई ज़ाती कमजोरी उसे उन गुनाहगारों के सफ में खड़ा नहीं कर देती थी जिन्हें मनमाने अंदाज में सजा दी जा सकती थी। सलमा को उस रात मैंने आबरूमंदाना अंदाज में उस दहलीज से लौटा दिया था और माजूरी की अदाकारी करने वाला मार्टिन चीथड़ों में तब्दील हो चुका था। अगर मार्टिन का घर अपनी असली शक्ल सूरत में बरकरार रहता तो यह अंदेशा था कि कोई दूसरा भेड़िया मार्टिन की जगह संभाल लेता और फिर गुलशन का कारोबार पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ जारी हो जाता। उन इम्कानात की बेखुनी के लिए मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी रवानगी के वक्त मैं इस इमारत को भी नजर आतिश कर दूंगा ताकि वो ठिकाना ही बाकी न रहे। चाकलीस धमकियों की आड़ में आबरूमंदों को उजाड़ कर घर रवाना किया जाता था। क्या आप सारी रात इसी कुर्सी पर गुजारोगे? सुल्तान शाह ने आवाज देकर मुझे चौंका दिया। 3 नाम और 2 फ़ोन नंबर। मैंने व्हील चेयर से उतरते हुए कहा। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। इन्हें तो शायद वीरा चक्कर लेगी। इस वक्त वो भी किसी खारिज ज़दा कुतिया की तरह खसमनाक हो रही है। बेहतर यही होगा कि इन तीनों को उसी के रहम करम पर छोड़ दिया जाए। उसके तबसरे भर में बेख्तियार मुस्कुरा दिया। उस वहशी कुतिया पर 3 इंसानों का बोझ डालना मुनासिब ना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितने पानी में है। मेरी मानो तो पहले वीरा को फ़ोन कर लो। पाई में मशवरे के बगैर कोई कदम उठाया तो शर्मसारी भी हो सकती है, उसने गहरी संजीदगी के साथ कहा। उसकी बात माकूल थी। मैं एक वक्त में मुतअद्दिद मामलात पर सोचता रहता था, जबकि वो एक वक्त में बस एक ही मामले पर गौर व फिक्र करने का आदी था। लिहाजा उसके फैसले अमूमन मेरे लिए रहनुमाई का बाइस बनते थे। मैंने फ़ोन पर वीरा के नंबर डायल किए तो पहली घंटी पर उसकी उकताई हुई आवाज़ सुनाई थी। थकी हुई हो? किन मराहिल से गुजर कर बैठी हो? मैंने मानी खैर लहजे में सवाल किया। मुझसे शराफत से बात किया करो। वो मेरी आवाज़ पहचान का भिन्नाए हुए लहजे में बोली। हर वक्त की कड़वी कसीली नोक चोक तकलीफ से हो जाती है। मैं इस तकलीफ दही पर मुआवजत खा हूँ वीरा खानम। मैंने तंजिया लहजे में कहा। मेरा तो ख्याल था कि मैं तुम्हारे मूड को खुशगवार बनाने में मदद दे रहा हूँ।
मार्टिन को खत्म करके हमसे एक संगीन गलती का इर्तिकाब हुआ है, वो कह रही थी। उसके बाद अब हर तरफ मुकम्मल ब्लैकआउट है। मालूम होता है कि मौजूदा मीटिंग के बारे में मार्टिन को अपने साथियों को एतमाद में लेने का मौका ही ना मिल सका। समझ में नहीं आ रहा कि अब बाहर से आने वाला किस तरह जो करेगा और मीटिंग का इनेकाद कैसे होगा। तुम इन लोगों के तरीकाकार से मुझसे ज्यादा वाकिफ हो। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, तुम उनके हल्के से बाहर हो। वो किसी खुफिया इजलास के बारे में भला तुम्हें क्यों बताने लगे? हाँ, आखिरी लम्हात पर जरूरत महसूस हुई तो इन तीनों में से जो सीनियर होगा वो तुम्हें अचानक तलब कर लेगा। अभी तक तो वो यही समझ रहे होंगे कि मार्टिन जिंदा है और सारे मामलात उसी की निगरानी में तय किए जाएंगे। लेकिन मुझे इजलास के बारे में कैसे मालूम होगा? उसकी आवाज़ उलझन अवेज थी। अभी तुम्हारे फरिश्तों को भी कुछ मालूम ना हो सकेगा। बस आखिरी लम्हात पर कहीं तलब कर ली जाओगी। मगर तुमको अभी से इस इजलास की फिक्र क्यों लाख होगी? मैंने कदर तल्ख लहजा में सवाल किया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाह रही हूँ। उसकी झिल्लाई हुई आवाज़ सुनाई थी। तुम्हें अब तंजीम के मुफादात से ज़्यादा उसकी बेखुनी से दिलचस्पी होनी चाहिए। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, मार्टिन ने 3 आदमियों के नाम दिए, अब बारी बारी उनको निपटा देना चाहिए। तुम सही कदूत पर सोच रहे हो। एक गहरी सांस के बाद उसकी आवाज़ सुनाई थी। दरअसल मैं उन सब का एक साथ सफाया करने के चक्कर में हूँ। अभी उन पर हाथ डाला तो बाहर से आने वाला होशियार हो जाएगा। मैं उसका किस्सा भी निपटाना चाह रही हूँ और उसके लिए ये ज़रूरी है कि मुझे इजलास में शिरकत का मौका मिले। उसके लिए तुम्हें तहम्मुल के साथ इंतज़ार करना होगा और अगर इस दौरान में उन तीनों को मार्टिन की हलाकत की इत्तला मिल गई तो उसे मैं संभाल लूँगी। ये न भूलो कि इस महाज पर मैं खुद मौजूद हूँ। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि फ़िलहाल तुम इन तीनों से दूर ही रहो, उनसे मैं निपट लूँगा। बस ये ख्याल रहे कि उन पर ओछा हाथ पड़ा तो सारा खेल दरम बरम हो जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बता दो कि अब रवानगी के लिए तुम कितना वक्त लोगी। बस तुम अपने कागजात तैयार करवा लो। उसकी आवाज़ सुनाई थी। मेरा पासपोर्ट मौजूद है, जब चाहूँ टिकट खरीद कर सफ़र पर रवाना हो सकती हूँ। मेरा पासपोर्ट कल तैयार हो जाएगा। मैंने सुल्तान शाह की तरफ देखते हुए कहा, बस फिर इजलास के बाद रवानगी का प्रोग्राम तय समझो। इस दौरान में यहाँ से यूरोप के जितने ममालिक के वीज़े ले सकते हो ले लो, क्योंकि बरतानिया के अलावा दूसरे ममालिक में तुम्हारे पासपोर्ट को मुश्तबा नजरों से देखा जाता है और बरतानिया से भी दूसरे यूरोपीय ममालिक का वीज़ा नहीं मिलता। दूसरे ममालिक से मुझे क्या लेना है? मैंने हर से कहा, यह न भूलो कि हमारा मुआहदा 2 तरफा है। उसका लहजा कदरे खुश्क हो गया था। गजाला की वापसी के बाद डान मरसियानों की तलाश की मुहिम भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। तो उसे मैं भूल ही रहा था। मेरा ख्याल था कि जिमी लाइट डान मरसियानों के रूप में तुम्हारा देखा वाला किरदार है। उसे तुम रूम में बराह रास्त पकड़ सकती हो। होना इसी तरह है, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा। वहाँ की ज़रूरत को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ अब तुम इन तीनों से किस किस्म का कोई तारुज़ नहीं करोगी। तुम फिलहाल आराम करो, उन्हें मैं खुद देख लूँगा। ये याद रखना कि मार्टिन का शनाख्ती कोड रासपुतीन था। ये तुम्हें कैसे मालूम हो गया? मैंने खुशगवार हैरत का मुजाहरा करते हुए सवाल किया। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया। मुझे तरतीबवार उन 5 की शनाख्ती कोड मालूम है, लेकिन यह पता नहीं था कि मार्टिन रासपुतीन होगा। तरजीह फरिश्त में उसका दूसरा नंबर था। तनवीर, अरशद और दाऊद के शनाख्ती कोड क्या है? तरतीबवार मालूम नहीं, पता नहीं मार्टिन के बाद उनमें से कौन कमान संभालेगा। वैसे अगले 3 कोड ग्लेशियर, लॉर्ड एफल और सांता क्लास है। ये मालूम करना तुम्हारा काम है कि इनमें से कौन क्या है। ये तुमने काम की बात बताई है, अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैंने पूरे एतमाद लेने में कहा। रही से कसर इजलास के मौका पर पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं एक बार फिर तुमको वार्निंग दे रही हूँ। इस वक्त तुम्हारी रुपोशी मेरी और तुम्हारी सलामती के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। किसी को तुम्हारी भनक भी मिल गई तो खूनी भेड़िए हर तरफ तुम्हारी तलाश में फैल जाएंगे। थैंक यू बेबी, मैंने खुश दिली के साथ कहा। यह नुक्ता मुझे हर वक्त याद रहता है। सिलसिला मुनक़ता करने के बाद मैंने अपने लिए नई सिगरेट सुलगाई और एक कोशे में पड़ी हुई कुर्सी पर आ बैठा। सुल्तान शाह मेरी और वीरा की गुफ्तगू की तफसीलात जानने के लिए बेचैन हो रहा था, लिहाजा मैं उसे पूरी गुफ्तगू का खुलासा सुनाने लगा। लेकिन मेरा ज़हन मुसलसल उसी एक नुक्ते में उलझा हुआ था कि मैं उन तीनों को होशियार होने का मौका दिए बगैर एक के बाद दीगरे कैसे ज़ेर कर सकूँगा। काफ़ी सोच विचार और सुल्तान शाह के साथ बहस और तमहीज़ के बाद मैं उस नतीजे पर पहुंचा कि उन तीनों को बेखबरी में घेरने के लिए ज़रूरी था कि मार्टिन की मौत का राज बरकरार रखते हुए उसे मुतल्लिका हर मामले को ऐसी कुछ असलूबी से निपटाया जाए कि किसी को भी मार्टिन की गैर मौजूदगी का एहसास न हो सके। उस कोशिश की कामयाबी की कलीद वीरा ने मार्टिन और उसके साथियों की शनाख्ती कोड फराहम करके मेरे हवाले कर दी थी। उस नई हिकमत अमली की रोशनी में उन तीनों को मेरा फ़ोन करना खतरनाक हो सकता था। बज़ाहिर तो यह खासा सहल मालूम होता था कि मैं नंबर डायल करके सिलसिला मिल जाने पर रासपुतीन का कोड दोहराऊं, जिसे सुनकर दूसरी तरफ वाले को लामुहाला अपना कोड बताना पड़ता। लेकिन उस सूरत में सबसे बड़ी खराबी यह थी कि मैं उन तीनों में से किसी की आवाज़ नहीं पहचानता था। उनमें तनवीर न सिर्फ मुल्क का एक मारूफ ताजर और सनतकार ही था, बल्कि वाज़ेह सियासी असर और सुख का मालिक भी था। अरशद एक अहम महकमे में आला सरकारी अफसर रह चुका था और रिटायरमेंट के बाद बज़ाहिर कामयाब सियासी जिंदगी गुजार रहा था।
दाऊद का नाम मेरे लिए नया था, लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि बाकी दोनों की तरह वो भी मुआशरे में नुमाया मकाम रखता होगा। दादा ये बात यकीनी थी कि उनके घरों में उनके अलावा मुलाजमीन से लेकर अफराद खाना तक खासी नफरी मौजूद रही होगी, और अगर मैं उनके घर के किसी दूसरे फर्द के सामने अपना कोट धुरा बैठता तो हालात को संभालना नामुमकिन होकर रह जाता। इसलिए बेहतर यही था कि खामोश रहकर उन्हीं की तरफ से किसी राब्ते का इंतजार किया जाए या उन्हें किसी और तदबीर से घेरा जाए। सुल्तान शाह इंतजार की बजाय पेशकदमी पर तुला हुआ था। उस बारे में उसकी सबसे मजबूत दलील ये थी कि बरतानिया रवानगी से कबल हमारे पास वक्त बहुत कम था, जिसे इंतजार में जाया नहीं किया जा सकता था। सुल्तान शाह दलेर होने के साथ ही बहुत ज्यादा जोशीला भी था, इसलिए मेरी राय में वो इस मुहिम के लिए मौजूद नहीं था। जहां दलेरी से ज्यादा मक्कारी कारगर हो सकती थी, दूसरी तरफ मेरे बाहर निकलने में बहुत से ज्यादा नदीदा खतरात मुज़मिर थे। लिहाजा हम उसी मौजू पर तबादला ख्याल करते हुए मार्टन की ख्वाबगाह पर अपना तसर्रुफ जमाने की तैयारियां कर लगे। अगले सुबह कराची के अखबारात में लॉयड्स कॉटेज की तबाही की खबरें तस्वीर समेत शाया हुई थी। लॉयड्स कॉटेज के मकीनों को जिमी लॉयड के मफरूजा समाजी रुतबे की बिना पर सरकारी सतह पर बहुत सी मराहत मिली हुई थी। लिहाजा वहां तबाहकारी फैलते ही लाहौर की पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई थी। फिर वहां मोरक हथियारों और बारूदी ज़खायर की मौजूदगी की इतलात सामने आते ही तमाम सरकारी हल्के दम बखुद रह गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं रहा होगा कि उनकी नाक के नीचे एक मराहत याफ्ता तबका इस कदर घनौने और बागियाना काम में मुलव्विस होगा। मामले की संगीनी के पेश नजर ये इम्कानात भी फौरी तौर पर खंगाल डाले गए थे कि कहीं मुल्की नज़्म नस्क या दिफा से मुतल्लिका महकमों ने लॉयड्स कॉटेज वालों को असले की फराहमी का खुफिया ठिकाना सौंप दिया हो। हर तरफ से मनफी जवाब मिलने के बाद लॉयड्स कॉटेज का तमाम सुलगता हुआ मलबा माहिरीन की तहवील में देकर उसके गिर्द फौज का कड़ा पैरा लगा दिया गया था। लेकिन पूरे लाहौर में किसी को इल्म नहीं था कि लॉयड्स कॉटेज के मामलात पर किससे जवाब तलब किया जाए। इतलात के मुताबिक जिमी लॉयड, जो इस इमारत का वाहिद कानूनी मालिक और दोहरी शहरियत का मालिक था, गुज़िश्ता कई बरसों से बैरून मुल्क मुकीम था। उसका पता या ठिकाना किसी के इल्म में नहीं था, और न ही लॉयड्स कॉटेज के मलबे से कोई शख्स जिंदा बरामद हुआ था जो उस हौलनाक क़यामत पर कोई रोशनी डाल सकता। माहिरीन के मुताबिक लॉयड्स कॉटेज में होने वाले धमाके इस कदर मुहिब और तबाहकुन थे कि न सिर्फ तमाम इमारत की बुनियादें रेजा रेजा हो गई थी, बल्कि वहां से मिलने वाली बेशतर राशि उस बुरी तरह मसक हुई थी कि उनकी शनाख्त नामुमकिन होकर रह गई थी। उस तरह लॉयड्स कॉटेज की तबाही हुकाम के लिए एक पुरस्कार पहेली बनकर रह गई थी, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। इतलात के मुताबिक जिमी लॉयड एक मुजर्रद शहरी था, जिसके किसी वारिस का किसी रिकॉर्ड में कोई इंदराज नहीं था। एक अखबारी नुमाइंदे ने इम्कान जाहिर किया था कि वाकयात की तह तक पहुंचने के लिए कई एकड़ पर मुश्तमिल उस वसी रकबे की जिमी लॉयड के नाम मुंतकिली की सरकारी दस्तावेजात की तलाश नागुज़ीर नजर आती थी, ताकि उसकी मदद से मुतल्लिका फरीकों और जिमी लॉयड के गवाहों की निशानदेही के बाद तफ्तीश का दायरा वसी किया जा सके। खुशी की बात यह थी कि लॉयड्स कॉटेज के मलबे से मुतअद्दिद ममनू अशिया और नाजायज असलहे के अंबार के साथ ही हेरोइन की बड़ी मिकदार की मौजूदगी के आसार भी मिले थे। हेरोइन प्लास्टिक की थैलियों में डालकर वाटर कूलरों की दोहरी दीवारों के दरमियान छुपाई गई थी। धमाकों के बाद होने वाले भयानक आतिशजनी में सारे वाज़ेह शवाहिद बर्बाद हो गए थे, लेकिन जो कुछ हाथ आ सका था उसकी बुनियाद पर हक़ाइक़ के बारे में बतेरे अंदाजे लगाए जा सकते थे जो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थे। कसीरुल अशात रोज़नामे ने लॉयड्स कॉटेज के मलबे से बरामद होने वाले शवाहिद की रोशनी में असले की नाजायज आमद और हीरोइन की भारी गैर कानूनी बरामद का फैसला सादर करते हुए उस यकीन का इजहार कर दिया था कि अब शायद कभी जिमी लॉयड उसके किसी वारिस का कहीं कोई सुराग न मिल सके, क्योंकि उस हवाले से जो भी सामने आया उसे लॉयड्स कॉटेज की इंसानियत सोचाने में लुकमा अजल बनने वालों के वरसा के अताब के साथ शर्मनाक गैर कानूनी धंधों का हिसाब भी देना होगा। सुल्तान शाह शहर के चंद अखबारात मेरे हवाले करके खुद सफरी दस्तावेजात के हसूल की मुहिम पर निकल गया था, और मैं उन अखबारात की एक एक सतर में अपने लिए लज्जत का एक समंदर ठाठे मारता महसूस कर रहा था। खबरें तो जो थी सो थी, लेकिन अखबारी तजिए और सियासी और समाजी ज़ुआमा के बयानात से जो जाहिर हो रहा था कि लॉयड्स कॉटेज ने मुतअद्दिद इंसानी जानों की भीड़ लेकर मुल्क के हर जी शाऊर शख्स की आंखें खोल दी थी कि अगर हीरोइन की बढ़ती हुई तैयारी और आलमी तिजारत के रोकथाम न की गई तो ये होलनाक तूफान पूरे मुल्क और मुआशरे की बुनियादों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मैं सतर सतर पढ़ता रहा और लफ्ज लफ्ज सोचता रहा, फिर अचानक ही फोन की तेज घंटी ने मुझे चौंका दिया। मैं अखबारात एक तरफ उछाल कर फोन की तरफ लपका और तीसरी घंटी से कबल ही रिसीवर उठा लिया। सांता क्लास हेलो के जवाब में रिसीवर पर दूसरी तरफ से मुख्तसर और कदरे तहक्कुम अमेज आवाज उभरी और फिर रिसीवर पर सन्नाटा छा गया और आवाज सुनते ही मेरे असाब में सनसनी की लहर तोड़ गई। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया था जिसका मुझे पिछली रात से इंतजार था, और अब मेरी सलाहियतों का इम्तिहान था कि मैं सांता क्लास को किस हद तक मुतमईन कर सकता हूँ। रास्पुतीन, मैंने मार्टिन की आवाज की नकल उतारते हुए उससे ज्यादा तहमकाना अंदाज में कहा आज सुबह ही सुबह कैसे फोन करने की जरूरत पेश आ गई। लहजा भर की लाइन पर ऐसा एहसाब शिकन से गुच्छ आ गया
जैसे दूसरी तरफ वाले को सांप सूंघ गया हो। फिर अचानक ही उसकी खुश दिलावेज आवाज उभरी। तुमने अखबारात तो देख लिए होंगे, इस हादसे ने मेरे असाब हिला कर रख दिए। समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी तबाही कैसे नाजिल हुई। जो हो गया उसे लौटाना हमारे बस से बाहर है। मैंने अपनी बदली हुई आवाज बरकरार रखने की कोशिश करते हुए ताकमाना लहजे में कहा। सोचना यह है कि आइंदा ऐसे नागहानी वाकयात का सद्देबाब कैसे हो। या आज तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? उसकी चौंकती हुई आवाज सुनाई थी और मेरी रीढ़ की हड्डी में चिंटियां सी टींगने लगी। शायद मैं रवानी में कोई गलती कर गया था। कोई ऐसी बात मेरी जुबान से निकल गई थी जो मार्टिन के मिजाज से मेल न खाती थी, मगर उसने मेरी गलती पकड़ने के बजाय आवाज को अपने एतराज का निशाना बनाया था। पहली बार मेरी आवाज सुनकर उसने सानिया भर का तरद्दुद आमेज सकूत इख्तियार किया था और दूसरी बार खूबसूरती के साथ अपने शुबे का इजहार कर बैठा था। कल से जरा तबीयत खराब है, मैंने वक्त का कोई तायुन किए बगैर मोहतात अंदाज में कहा। लाहौर से मिलने वाली इतलात ने परेशान किया हुआ है। वहां एक सिरे से सब ही साफ हो गए। सर जोड़कर बैठे बगैर इस वाक़े के असबाब का खोज लगाना दुश्वार नजर आ रहा है। काटेज तो फिर से भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वानहूफ की मौत एक मुअम्मा बन गई है। उसकी आवाज उलझन अमेज थी। जो हाथ उसे मौत की नींद सुला सकता है वो जल्द या बदेर हमारी गर्दों तक भी पहुंच सकता है। तुम्हारे लहजे से बगावत और बुजदिली की बू आ रही है। मैंने तंजीम के मरूजा मायार के मुताबिक फौरी तौर पर तुरुश लहजा में कहा। यह ना भूलो कि कुछ और हाथ भी उससे ज्यादा रसाई रखते हैं। ओह, यह मतलब नहीं था मेरा। वो जल्दी से बोला था। क्या मालूम कि उसका कातिल कौन था? फिर उसे तशद्दुद के बाद मारा गया। क्या यह इम्कान नहीं कि उसने मरने से पहले कातिल को हमारे बारे में बता दिया हो? फिक्र न करो, मैंने बेपरवाहाना लहजे में कहा। ऐसा हुआ भी है तो कातिल तुमसे पहले मेरे पास आएगा। मैं अपनी या तुम्हारी बात नहीं कर रहा। उसका लहजा फौरी तौर पर मुदाफाना हो गया। यह हम सब के लिए एक मुश्तरका खतरा है। अगर उसका सद्देबाब न किया गया तो हमारी गर्दनें कटने के बाद तंजीम भी खासा लंबे अरसे के लिए क़यादत के बहरान में मुब्तला हो जाएगी। ये इम्कानात हर एक के सामने है, लेकिन कार्रवाई के आगाज के लिए कोई सिरा सामने नहीं है। तुम्हारे ज़हन में कोई तजवीज़ हो तो मैं खुले दिल से उस पर बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी ये पेशकश मेरे लिए हैरान कुन है। उसकी आवाज़ में हल्का सा तंज का अंसर नुमाया हो गया। वरना तुम अपने इख्तियारात में किसी की शिरकत गवारा नहीं करते। इसका मतलब है कि अपनी जगह तुम भी बेबसी महसूस कर रहे हो। इससे बड़ी बेबसी और क्या होगी कि काटेज तबाह हो गया और हमें भी तक हाथ पर हाथ रख के बैठे। मैंने मजबूत लहजे में कहा, मगर मैं दिल ही दिल में अपनी फराक दिली पर लानत भेज रहा था जो मार्टिन के मिजाज से मैल न खाती थी। इस वक्त हम एक बदतरीन मुश्किल से दो चार है। जीप तलतल में फंसी हो तो अफसर उसमें सवार होकर महज जवानों की कोशिश पर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी हमाकत सब ही को ले डूबती है। बचने के लिए सब ही को बेसात भर कोशिश करना पड़ती है और इस वक्त मैं खुद को ऐसी ही कैफियत से दो चार महसूस कर रहा हूँ। न जाने बाहर से कौन आ रहा है और क्या फैसला साथ ला रहा है। अब तो उसी से कुछ उम्मीदें वाबस्ता है। उसकी आवाज़ से मायूसी टपक लगी। मुझे रह रहकर होल उठ रहे हैं कि काटेज की तबाही के बाद की खामोशी में कहीं कोई तूफान अंगड़ाइयां न ले रहा हो। ब्राउन शुगर के फरोग के साथ साथ हर सतह पर उसकी मुखालफत भी जोर पकड़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सरफिरे अफसर को कुछ भनक मिल गई हो और उसने काटेज के पुरशगू प्रोटोकॉल के सामने खुद को बेबस महसूस करते हुए सब कुछ तबाह करने का फैसला कर लिया हो कि इस तरह सारे ही राज खुद ब खुद खुली तहकीकात की जद में आ जाएंगे। ज़हन को इतना न थकाओ, मैंने सर्द और गंभीर लहजे में कहा। कोई अफसर जाती मफाद के अलावा किसी और मामले में कानूनी हदूद से तजावुज़ नहीं करता। ऐसे दो चार भी अफसर पैदा हो जाएं तो इस मामले में जिंदगी बिल्कुल बेकैफ और यकरंग होकर रह जाएगी। तकरीबकारी के अलावा इस हादसे में किसी भयानक गलती का इम्कान भी हो सकता है। मुझे मालूम है कि तुमने हर पहलू पर निगाह रखी होगी, मगर ताज़ा तरीन मालूमात से मुझे भी बखबर रखना। इस हादसे ने सारा सुकून गारत करके रख दिया है। ख्वाबावर दवा का एक मुनासिब डोज बहुत मुअस्सर साबित होगा। गोलियां खाकर 8-10 घंटे की गहरी नींद ले लोगे तो खुद को तरोताज़ा और दलेर महसूस करोगे। गोलियां रिसीवर पर उसकी खौफजदा सी हंसी उभरी। खुदा हम सब को गोलियों से महफूज रखे। कम अज कम तुम तो ऐसे मशवरे न दो। गोली से ज़हन में बारूद का तसव्वुर जाग उठता है। तुमको आराम की सख्त जरूरत है, मैंने सर्द लहजे में कहा। बेहतर होगा कि अपने तवानाई गुफ्तगू में ज़ाया मत करो। ओह, मैं भूल गया था कि तुम मुझसे बरतर हो, मुझे माफ़ कर देना। उसकी आवाज़ इस्तज़ाइया होगी। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, शायद तुम बहुत ज़्यादा डर गए हो। बहरहाल मैं इस गुफ्तगू को महज इस उम्मीद पर भूल जाने की कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम मोहतात रहोगे। सबसे बड़ी गलती यह है कि तुमने ऑपरेटर्स की बजाय फ़ोन इस्तेमाल किया है, जबकि शहर के बेहतर फ़ोन नंबर एक दूसरे से क्रॉस कनेक्टिंग हो जाते हैं। मुझे उससे बात करते हुए अचानक ये ख्याल आ गया था कि तंजीम के 5 मकामी बड़ों के पास एहसास तरीन ट्रांसमीटर मौजूद थे जिस पर होने वाली गुफ्तगू को पकड़ना नामुमकिनात में से था। और उसी साख्त का ट्रांसमीटर वानहूफ की उस पजीरों में नस्ब था जो उसने लाहौर में वीरा को दी थी। मुझे हैरत हुई कि मार्टिन के खात्मे के बाद मैंने उस घर में ट्रांसमीटर की तलाश पर तवज्जो क्यों न थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें ऑपरेटर से याद आ गया। मैं 2 घंटे से उस पर तुम्हारे लिए सिग्नल नशर कर रहा था। जवाब न मिलने के बाद ही फ़ोन नंबर पर रजू किया है। उसकी आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर थी। उस गलती में तुम भी मेरे साथ बराबर के शरीक हो, क्योंकि मेरा कोड शनाख्त करते ही
तुम्हें मुझको ऑपरेटर्स पर राब्ता कायम करने की हदायत देना चाहिए थी। तुम बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी मुझसे बड़ी हैं। हम दोनों उलझे हुए हैं। मैंने सवार लहजे में कहा। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू तलखी इख्तियार करे, हमें यह सिलसिला मुनक़ता कर देना चाहिए। मैं अपने बड़ों का एहतराम करता हूँ, तुम्हारा ये हुक्म है तो यही सही, खुदा हाफिज। उसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने बोझल ज़हन के साथ रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। बाकी मानदा 3 बड़ों में से एक से बात हो गई थी, लेकिन मुझे उसका असल नाम मालूम नहीं हो सका था। फिर उसका अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत अजीब था, जिसने मुझे परेशान कर दिया था। गुफ्तगू के तूल पकड़ने के बायस मुझसे गालिबन कई गलतियां हुई थी, और अगर वो जरा भी दिमाग रखता था तो उसका मुश्तबा हो जाना लाजमी था। अगर वो मेरी तरफ से भड़क गया था तो मार्टिन की क़यामगाह मेरे लिए मखदूश हो चुकी थी। अपने शुबहात की तस्दीक या तरदीद के लिए किसी भी लम्हे वहां नाजिल हो सकता था। मेरा ज़हन तेजी के साथ उस मखदूश सूरत हाल का तजिया करता रहा। आखिरकार मैंने वक्त ज़ाया के बगैर वीरा से रजू करने का फैसला किया। उन नाजुक लम्हात में फौरी तौर पर उससे कोई काबिल कदर मशवरा मिल सकता था। छठा हिस्सा डायल करते रिसीवर पर लाइन मसरूफ होने की मखसूस टून सुनाई थी, और मैंने इसतरारी तौर पर क्रैडल तबाह कर दोबारा नंबर मिलाना शुरू कर दिया। हर बार वीरा के नंबर से अंगेज टून ही मिलती रही, और मेरे वजूद में छाया हुआ इज़्तिराब लम्हा ब लम्हा बढ़ने लगा। मैं मशीनी अंदाज में बार बार उसका नंबर डायल करता रहा। ज़हन में यह अंदेशा भी जन्म ले चुका था कि शहर में फैली हुई आम वबा की जद में आखिर कहीं वीरा का फोन खराब ही ना हो गया हो। लेकिन उस नाउमीदी के बावजूद मेरी उंगलियां डायल से उलझी रही, और आखिरकार 10वीं बार दूसरी तरफ से घंटी की फरख्त बख्श आवाज आएगी। रिसीवर फौरन उठा लिया गया था, और वीरा की बदली हुई आवाज में हेलो सुनाई थी। बलैक हाक बोल रहा हूँ, फाल्कन, मैंने तयशुदा कोड के तहत कहा, मगर वीरा ने अपनी असल आवाज में फौरन ही मेरी बात काट दी। मैं भी तुम ही को ट्राई कर रही थी। तुम किससे बात कर रहे थे? वीरा की पुरजोश आवाज में कोई ऐसी गैर मामूली बात थी जिसकी वजह से मेरा दौरान खून तेज हो गया। तुम्हारा ही नंबर मिला रहा था, शायद 10वीं कोशिश में तुमसे राब्ता कायम हुआ। ओह, इससे पहले मेरे पास एक अहम गाल थी। उससे बात करने के बाद ही मुझे तुमसे राब्ता कायम करने की जरूरत महसूस हुई थी। तुमसे कहीं कोई फाश गलती हुई है, और अब तुम उस हमारे में बिल्कुल गैर महफूज हो। नामालूम लोग किसी भी लम्हे तुम्हारे गिर्द घेरा डाल सकते हैं। इसी सिलसिले में तुमको फोन किया है। मैंने एतराफ़ करते हुए कहना शुरू किया। सांता क्लॉज के हवाले से उन तीनों में से किसी ने फोन किया था। उससे काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। कभी उसका लहजा खुशामदाना हो जाता था और कभी इस्तिज़ाई का। मेरा ख्याल है कि दौरान गुफ्तगू मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिन्हें उसने भांप लिया था। तफसील बताओ। वीरा की आवाज़ फिक्रमंदाना होगी। मैंने अपनी और सांता क्लॉज की गुफ्तगू बिला का मुकास दोहरा दी, और उसी ने मुझको भी फोन किया था। मेरे खामोश होने पर वीरा ने कहा, सारी खराबी यही चली आ रही थी कि मैं उनसे लाइल्म था, मगर वो हर वक्त मेरी नकलो हरकत पर निगाह रखते हैं। सांता क्लॉज खुद मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इसलिए किसी धूल धप्पे में बराह रास्त मुलव्विस नहीं होना चाहता। उसने मुझ पर मार्टिन की असलियत जाहिर किए बगैर शुबा जाहिर किया कि कोई शख्स मार्टिन को ज़ेर करके उसके मकान पर काबिज हो गया, जबकि मार्टिन और उसका मकान तंजीम के लिए बहुत अहम है। मुझे ये काम सौंपा गया है कि बजाते खुद वहाँ की सूरत हाल का जायजा लूँ, और अगर मार्टिन मुसीबत में है तो उसकी मदद करके रहाई दिलाऊँ। काम से फारिग होकर मुझे सांता क्लॉज को रिपोर्ट देना होगी। फिर तो काम आसान हो गया, मैंने खुश होते हुए कहा। कुछ देर बाद उसे रिपोर्ट दे देना कि मार्टिन अपने घर में व्हील चेयर पर दंदनाता फिर रहा है। तुम उनके तरीकाकार से वाकिफ नहीं हो, इसलिए मुझे ये तजवीज़ दे रहे हो। उसकी आवाज़ में बदस्तूर तशवीश नुमाया थी। वो बराह रास्त मार दहाड़ में मुलव्विस नहीं होगा, लेकिन हम सब खिला इल्मी में निगरानी जरूर करेगा। उससे इतना सफ़ेद झूठ बोलकर मैं अपनी पोजीशन भी तबाह कर लूँगी, फिर मार्टिन के चीथड़े जोड़कर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर डालूँ। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, सबसे पहले तुम वो ठिकाना छोड़ दो, फिर मैं देखूंगी कि क्या करना चाहिए। ये नामुमकिन है। पहली बात तो ये कि मैं कहाँ जाऊँगा। फिर मेरा साथी सफरी दस्तावेजात की तैयारी के लिए बाहर गया है। वो बेखबरी में वापस यहाँ पहुँचेगा और बेमौत मार लिया जाएगा। बाहर निकलकर तुम शायद उसे चूहेदान से दूर रोक सकोगे, लेकिन अंदर फंसे रहकर तो तुम उसके मारे जाने का पक्का बंदोबस्त करवा दोगे। वो अंदर कदम रखते ही इधर लिया जाएगा। जरा ये तो बताओ कि उन तीनों में से सांता क्लॉज कौन है? मैंने जो कर सवाल किया। वो तीनों ही करोड़पति है और मुल्क के हर बड़े शहर में उनकी अकामती जागीरें हैं, लेकिन मैंने अपने वसाइल से पता चला लिया है कि उनमें दो कई दिन से लाहौर में हैं और शायद अगले हफ्ते के वक्त से पहले कराची वापस नहीं आएंगे। फिलहाल सिर्फ दाऊद ही यहाँ रह रहा है, और कभी इम्कान है कि वही सांता क्लॉज है। तो क्यों ना मैं पहल करके उसी पर धावा बोल दूँ। वो भरे पूरे घर में मुलाजमीन और चौकीदारों की फौज के साथ रहता है। मैं सारा इम्कान देख चुकी हूँ। उसके घर में रखवाली के खतरनाक कुत्ते भी पले हुए हैं। उनसे मुकाबले की नौबत आ गई तो शनाख्त भी न किए जा सकोगे। फिर तो तुम्हारा ही मशवरा मुनासिब है, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। उससे पहले कि वो मेरी मुस्तैदी की आजमाइश के लिए वक्त ज़ाया किए बगैर वहां पहुंचे, तुम इस मकान से निकल पड़ो। मार्टिन के मकान से जरा दूर दाहिने मोड़ पर बाजार में फार्मेसी की एक दुकान पर किसी देसी टानी के इश्तहार पर हरकुलिस की बड़ी सी तस्वीर अवेज आए। बस उसी के आसपास रहना। क्यों ना मार्टिन के मकान को भी आग लगा दी जाए। उससे क्या होगा? वीरा के लहजे से नागवारी तबक रही थी। उनमें तो बस तजवीज़ ही पहले की, मगर आग के शोले सुल्तान शाह के लिए सिग्नल का काम करेंगे। अगर वो किसी और सम से उधर पहुंचा तो हमारे से दूर ही रहेगा। हालात मामूल पर रहे तो वो चूहेदान में फंस सकता है।
मैंने तेजी से सोचते हुए कहा, तो मुझे थोड़ी देर और यहाँ ठहरने की मोहलत दे तो इस आतिश जनी से एक बड़ा फायदा भी हासिल किया जा सकता है, जो इन तीनों को चैन से न रहने देगा। किसी फायदे की बात कर रहे हो? किस फायदे की बात कर रहे हो? मैं मार्टिन के ट्रांसमीटर को भूला हुआ था। उस पर काबिज होकर मार्टिन के चीथड़े खाकस्तर कर दिए जाएं तो उनमें से किसी को फौरी तौर पर मार्टिन की मौत का इल्म न हो सकेगा, और मैं ट्रांसमीटर पर राब्ते के जरिए मार्टिन बनकर रुपोशी का सवांग रचा लूंगा। इस तरह उनमें से कोई क़यादत न संभाल सकेगा। फिलहाल घर से निकलो, ये सब बाद में भी सोचा जा सकता है। उसने झल्ला हुए लहजे में कहा, सुल्तान शाह सफरी कागजात बनवाने गया है। अभी दिन के 12 बजे है। वो अंधेरा होने से पहले वापस नहीं लौटेगा। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के आलात यकीनन वजनी आयनी संदूक पर मुश्तमिल होंगे। उसको उठाए फिरना नामुमकिनात में से होगा। उसी के साथ मैंने रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। मैं बड़ी उजलत में एक मशीन गन और खुदकार पिस्तौल एक थैले में लेकर वहां से निकला था। वीरा की हदायत कुछ इस तरह खोपड़ी में पवस्त हुई थी कि बाहर जाने के लिए मैं फाटक की बजाय अकबी दीवार फांदने का फैसला कर चुका था। खुशकिस्मती यह थी कि मकान के अक में वाक़े वो पतली सी गंदी गली अमलन वीरान ही पड़ी हुई थी, और इलाके के बेशतर मकीनों ने अपनी क़यामगाहों के हुस्न का भरम बरकरार रखने की नीयत से अहाते की दीवारों में गंदी गली की समत में कोई दरवाज़ा रखना गवारा नहीं किया था। उन बेचारों की यह मजबूरी उस वक्त मेरे लिए मुंह मांगा इनाम बन गई थी, और मैं किसी की निगाहों में आए बगैर गंदी गली में उतर कर दौड़ता हुआ उसके करीबी सिरे की तरफ निकल गया था। फोन पर वीरा खासी बुखलाई हुई थी और उसने मुझे मार्टिन के मकान से फौरी तौर पर निकल भागने का मशवरा दिया था, जिसे कबूल करते हुए इस्तरारी तौर पर मैंने फौरन ही दौड़ लगा दी थी। लेकिन बाहर आज़ाद फिजा के अमूमी माहौल में सांस लेते हुए मैं सोच रहा था कि यह दाऊद सांता क्लास मुझ जैसा एक इंसान ही था, जो चुटकी बजाते ही वहां नहीं पहुंच सकता था। आज़ादी और खतरे से निकल जाने के इस सेहतमंद एहसास के साथ मैं तेजगामी तर्क करके अपनी रफ्तार को फौरी तौर पर एतदाल पर ले आया, और अब मेरा रुख उसी समत में था जहां एक इश्तिहारी तस्वीर के आसपास वीरा पहुंचने वाली थी। सुल्तान शाह के बारे में वीरा की राय माकूलियत पर मबनी थी, और मैंने उसे मन कबूल कर लिया था। वो पासपोर्ट बनवाने के साथ ही कई ममालिक के वीज़े भी हासिल करने गया था, जो कोई सहल काम नहीं था। अपने हमरंग और हम जुबान एहलिकारों को नजराने पेश करने के बावजूद उन कामों में वक्त लगना लाजमी था, और मुझे पूरा यकीन था कि वो अपने मिशन से अंधेरा फैलने तक वापस नहीं लौट सकेगा। जबकि उस वक्त तक, बल्कि उससे पहले, मेरे और दाऊद के दरमियान छिड़ी हुई सरजंग के गर्म होकर दोबारा ठंडे हो जाने का कभी इम्कान था। मैं मार्टिन के मकान से निकलकर वीरा के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ मुकर्रा समत में बाजार की तरफ मुड़ा तो उधर घूमते ही वो इश्तिहार नजर आया जिसके हवाला का वीरा ने जिक्र किया था। वीरा ने ताकत के यूनानी देवता हरकुलिस की कदादम तस्वीर वाले किसी मकवी से टानिक के इश्तिहार का हवाला दिया था, लेकिन वहां सूरत हाल ही बहुत मुख्तलिफ थी। अलबत्ता गाड़ी में इधर से गुजरते हुए बादियों नजर में वो धोखा हो सकता था, जो शायद वीरा को हुआ था। हरकुलिस की तस्वीर एक माल बनाने वाले किसी इदारे से मुतल्लिक थी, जिन्होंने अपनी मसनूआत के सख्त जाने के लिए हरकुलिस की रवायती कुव्वत को इजहार का जरिया बनाया था। उस इश्तिहार का ताल्लुक हार्डवेयर की एक दुकान से था, जो फार्मेसी शॉप से मुल्हिक थी। ताकत की दुआ की नस्बतन मुख्तसर सा बोर्ड किसी खानदानी फकीर के जद्दी नुस्खे के हवाले से उस कदर बारीक हरूफ में तफसील लिखा गया था कि उसे अव्वल ता आखिर पढ़ने की सूरत में जिस्मानी तवानाई के साथ ही बिनाई बेसाइल होने का खदशा पैदा हो सकता था। मगर मेरी मजबूरी थी कि वीरा ने उन्हीं दो अलामात को यकजा करके अपनी आमद के मकाम का तयन किया था। मैंने टहलने के अंदाज में बड़े बोर्ड के मुख्तसर और छोटे बोर्ड के तवील मदरजात का सरसरी मुताला किया तो पहली राय यही कायम कर सका कि तस्वीर के धोखे में देसी टानिक की कदरें ज्यादा मिकदार मजून शबाब आवर के तौर पर जरूर बिक जाती होगी। मकवियात से करख्त रेगमाल को फायदा पहुंचने के आसार कम ही नजर आते थे। मेरे लिए मुस्तकिल तौर पर वहीं रुके रहना खुद को गैर जरूरी तौर पर दूसरों की तवज्जो का मरकज बनाने के मुतरादिफ था। लिहाजा मैं टहलता हुआ एक बुक स्टॉल की तरफ हो लिया, जो वहां से जरा दूर वाक़ था। मैं अगर आला तालीम याफ्ता नहीं था तो जाहिल भी नहीं था, लेकिन तालीमी मशागल से फरागत के बाद साल से ऐसे धंधे में मुलव्वस चला रहा था कि मुताले की मोहलत ही नहीं मिल सकी थी। जिंदगी का हर सोज और गुदाज बस मुशाहिदे तक ही मरकूज होकर रह गया था। बुक स्टॉल पर पहुंचा तो ये देखकर मुसरत अमेज हैरत हुई कि कराची के खुशहालों की इस बस्ती में अच्छी किताबें भी स्टैंड पर आवेजा थी। उनके साफ सुथरे गर्द पोशों से दो ही इम्कान जाहिर हो रहे थे। अव्वल ये कि वो किताबें तेजी से बिकती थी और सरवक्त पर गर्द जमने से पहले नई जिल्द बाहर आ जाती थी, या फिर उन किताबों को सिरे से कोई छूता ही नहीं था। मैं उस मजबूआ के मुशाहिदे और किताबों की खरीदारी में ऐसा महव हुआ कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। फिर मैं अपने दाहिने शाने पर किसी के नरम हाथ का दोस्ताना दबाव महसूस करके चौंका तो वीरा मेरे अक में मौजूद थी और सामने मेरी मुंतखब किताबों का कई सेर वजनी ढेर जमा था। निगाहें जार होते ही वीरा के होंठों पर रेशमी सी मुस्कुराहट तैर की, लेकिन मैं उसकी आंखों में छुपी उलझन वाज़े तौर पर पढ़ सकता था। ये किताबें पसंद की हैं तुमने? उसने मेरे करीब जमा ढेर की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। मैं इस बात में सर हिला कर रह गया। फिर मैंने जल्दी जल्दी हिसाब बनवा के किताबों की कीमत अदा की और वो वजनी पैकेट उठाए दुकान से बाहर आ गया।
मशीन गन और पिस्तौल का थैला वीरा ने ले लिया था। ये रद्दी अब कहाँ लिए फिरोगे? बुक स्टॉल से जरा दूर निकल आने के बाद तखलिया मुयस्सर आते ही वीरा ने आंखें निकाल कर सवाल किया, खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है और तुम ये पलंदा भी साथ ले आए। वक्त गुजारी के लिए कुछ तो करना ही था। ये किताबें तुम्हारी गाड़ी में पड़ी रहेंगी, बांट देना किसी को। बाज़-औक़ात तुम बहुत तकलीफ से हो जाती हो। रुकताए हुए लहज़े में बोली, एक आध किताब लेकर भी वक्त गुजारा जा सकता था, लेकिन फिर मुसीबत कैसे मोल ली जाती। बिला वजह कुड़कुड़ा रही हो। मुझे यक बयक उस पर गुस्सा आ गया। फिक्र ना करो, ये तुम्हारे सर पर नहीं लातूंगा। पूरा बंडल इसी तरह किसी वीरान गली में छोड़ दूंगा। हर किताब पर बुक डिपो की मोहर होगी और तुमने इतनी लंबी चौड़ी खरीदारी की है कि दुकानदार को तुम्हारा चेहरा याद रहेगा। किताबों के हवाले से पुलिस या तुम्हारे दुश्मनों ने तहकीकात शुरू कर दी तो तुम्हारे जिंदा बच निकलने का राज बासानी फाश हो सकता है। वो जो कुछ कह रही थी अपनी जगह 100% दुरुस्त और अटल था। सच्ची बात यह है कि उस मामले पर मैंने उस अंदाज में सोचा ही नहीं था। इन किताबों को अपने साथ ले जाना वाकई खतरनाक हो सकता था। उसे बेहतर था कि किताबें किसी बहाने से दुकान ही में छोड़ दी जाती। कुतुब फरोश उस मुनाफा पर हैरान तो जरूर होता, लेकिन दूसरों को खरीदार के हुर्रियत से आगाह न करता फिरता। मगर इतनी बहस के बाद वीरा के सामने हथियार डालना मुझे गवारा नहीं था। किताबों को मुसीबत समझ रही हो तो मैं अभी इनसे पीछा छुड़ा लेता हूँ। मैं चिड़चिड़े अंदाज में ये कहते हुए पलट पड़ा। फिर वो मुझे रोकती ही रह गई, लेकिन मैं उसकी परवाह किए बगैर सीधा दुकान में जा पहुंचा। कुतुब फरोश बड़ी खुशी के साथ कुछ देर के लिए किताबें रखने के लिए तैयार हो गया। मैंने उससे एक रुक्का लेते हुए कहा कि किसी वक्त मुलाजिम के हाथ वही रुक्का भेजकर किताबें मंगवा लूंगा। अगर तुमने चिढ़कर भी हरकत की है तो बहुत मुनासिब है। इस वक्त इससे बेहतर हल दुश्वार था। वो मुझे खाली हाथ वापस आते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोली, बरहमी की अदाकारी को तूल देना बेसूद था, लिहाजा मैं भी हंस कर रह गया। उसकी गाड़ी वहीं मौजूद थी जिसे वो खुद ड्राइव करते हुए आई थी। मैंने उसके बराबर वाली नशिस्त संभाली और कार आगे रवाना हो गई।